ये मेनली इसीलिए होता है जेनेटिकली वेरिएशन के वजह से। जैसे आपने एक पेरेंट से जबड़े की साइज ली और दूसरे पेरेंट से दांत की साइज ली, तो क्या होता है, दांत छोटे होते हैं, जबड़ा ज्यादा बड़ा होता है। उसके वजह से गैप्स हो सकते हैं। इसी का रिवर्स है, अगर दांत की अलाइनमेंट क्रुकेड है, मतलब दांत आगे आड़े टेढ़े हैं, आगे पीछे है, उसमें आपने एक पेरेंट से छोटा जबड़ा वेरिएशन में आया है जेनेटिकली और आपके दांत की साइज बड़ी है, तो इसी का रिवर्स गैप्स होता है। मोस्टली सारे बच्चों में एक 11 साल की उम्र तक आगे के ऊपर के दांतों के बीच में गैप होता है। इसे हम कहते हैं अगली डकलिंग स्टेज। इसमें हमेशा गैप्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा जॉ भी बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ स्पर्ट भी आने वाला है, और साथ में मिक्स डेंटिशन है, मतलब कुछ दूध के दांत है, कुछ परमानेंट दांत है। जैसे बाजू में के परमानेंट दांत आना स्टार्ट होते हैं, तो उस प्रेशर के वजह से वो बीच का गैप मोस्टली बंद हो जाता है। लेकिन अगर कई केसेस में वो बंद नहीं हुआ, तो बचपन में ही अच्छा है कि हम ब्रेसेस लगा के उसका करेक्शन कर ले। अगर हमने ब्रेसेस लगा के तभी करेक्शन नहीं किया, तो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो और प्रॉब्लम्स गैप्स के वजह से बढ़ना चालू होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे को अंगूठा चूसने की आदत हो बचपन में और बहुत देर से हमने उसे छोड़ा है, तो दांत की पोजीशन चेंज होती है, उसके वजह से भी गैप्स हो सकते हैं, दांत आगे भी आ सकते हैं। और अगर हमने जीभ उसको सही जगह पे नहीं रखा, जो अपने जीभ की पोजीशन है नॉर्मल, वो ऊपर टालू पे रहनी चाहिए। रूगे करके एक एरिया है हमारे पैलेट पे, जो हमें एक इरेग्युलर सा सरफेस रहता है जस्ट फ्रंट टीथ के पीछे, वहां पे नहीं रखते हुए कुछ कुछ पेशेंट्स इस जीभ को आगे लेकर आते हैं फ्रंट अपर और लोअर दांतों के बीच में। उस प्रेशर के कारण भी दांतों में गैप्स हो सकते हैं, बिकॉज जो हमारी जीभ है वो बहुत ही पावरफुल मसल है एक छोटी सी एरिया में, और जो हमारे लिप्स है उसको उतना प्रेशर नहीं दे पाते हैं जैसा टंग प्रेशर हमें देता है। उसके वजह से दांतों में गैप्स आना स्टार्ट होते हैं, दांत आगे आते हैं। और औरतों में एक मेनोपॉज के बाद भी गैप्स आना स्टार्ट होते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण। या अगर आपको थायराइड है या कोई हार्मोनल कंडीशन है जैसे पीसीओएस या पीसीओडी, आपके गम्स जो है वो वीक होते हैं, ब्लीडिंग होती है, या प्रेगनेंसी में कोई भी टाइम पे अगर आपकी बॉडी की सिस्टमिक कंडीशन चेंज हुई, इवन अनकंट्रोल डायबिटीज के दौरान, तो भी दांत की पोजीशन चेंज हो सकती है। ये बहुत सारे रीजंस है उसके लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो इफेक्ट होता ही है। कई बार लोगों की स्पीच भी ऑल्टर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं, ऊपर और नीचे के दांत ठीक से बंद होने चाहिए। तो कई बार ऐसे लोगों को स बोलने में मुश्किल होती है, उनका स शार्प नहीं आता है, उसको लिस्पिंग भी हम कहते हैं, क्योंकि हवा निकलती है या सलाइवा निकलता है। इसके अलावा जो वो एरिया है वहां पे ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके वजह से खाना बार बार वहां फंसता है, और उसको अगर हमने सही टाइम पर क्लीन नहीं किया, तो जैसे मैंने बताया पहले, सूजन आ सकती है, पॉकेट हो सकता है। पॉकेट मतलब जैसे हम जीन्स पहनते हैं और उसके पॉकेट्स बड़े लूज होते हैं, तो आप काफी सामान उसमें डाल सकते हैं। उसी तरह दांत में गैप्स होने के वजह से जब मसूड़े सूज जाते हैं, खाना अंदर जाकर फंस जाता है पॉकेट की तरह, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। उसके वजह से बाद में गम का इन्फेक्शन चालू हो जाता है, हड्डी का इन्फेक्शन चालू हो जाता है, दांत वीक हो जाते हैं, हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बदबू आ सकती है मुंह से। बहुत सारे रीजंस है। दांत जब एक दूसरे से अटैच होके अच्छा उनमें कांटेक्ट है, तो उनका मेंटेनेंस ज्यादा इजी है कंपेयर टू जब आपके दांतों में गैप्स हो, क्योंकि बार बार खाना वहां फंस सकता है और उस एरिया को जाकर बार बार इरिटेट कर सकता है। काफी बच्चों में आदतें होती है। एक तो जैसे मैंने बताया, टंग थ्रस्टिंग की आदत होती है, वो टंग सही जगह पे नहीं रखते। तो 6 से 7 साल की उम्र तक ये आदत नॉर्मल है कि बच्चा सही जगह पे टंग को नहीं रखेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर ये हैबिट कंटिन्यू होती है, तो दांत अपनी पोजीशन से हिल जाते हैं। दूसरी बात, बॉटल बहुत देर तक लेकर सोना, या बॉटल बहुत लेट उम्र में छोड़ना, या अंगूठा चूसना, या नेल बाइटिंग करना,
या पेन मुंह में डालना, पेंसिल मुंह में डालना, ये सारी रीजंस के वजह से दांत आगे के ऊपर नीचे के जो दांत है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ये सारे हैबिट्स को बच्चों में बचपन से ही हमें रोकना चाहिए, ताकि उनके परमानेंट दांत जो 6 साल 7 साल की उम्र के होते हैं जब वो आते हैं, उससे पहले उनकी ये हैबिट्स करेक्ट हो जाए। कुछ कुछ बच्चों को नाक में जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो नाक से ब्रीद नहीं कर पाते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, मुंह से सांस लेते हैं। उसके वजह से भी दांतों की पोजीशन ऑल्टर होती है। तो अगर ये सारी चीजें हैं हमारे बच्चों में और हमें पता है, तो हमें ये पहले से उनमें करेक्ट करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम बाद में ना हो। और एक बार उनका प्रीमोलर इरप्ट हो जाता है, जैसे उनका प्रीमोलर आ जाता है 13-14 साल की उम्र में, तो उनका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों में निकालने डालने वाले ब्रेसेस ना करते हुए फिक्स्ड ब्रेसेस करने चाहिए, क्योंकि उनके लिए कंप्लायंस एक बड़ी फैक्टर है। हो सकता है कि डॉक्टर ने उनको बोला है अलाइनर पहनने के लिए, जैसा हम अडल्ट्स में आजकल बड़े अलाइनर्स करते हैं, लेकिन अडल्ट्स में हमें पता है कि हम जो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेंगे। लेकिन बच्चों में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए फिक्स्ड ब्रेसेस ही ज्यादा बेहतर है उनके लिए करना। अडल्ट्स में फिर भी हम उन्हें समझा सकते हैं कि ठीक है, आपको 21 घंटे 24 घंटों से पहनना है, और अडल्ट हमारी बात सुन सकता है और ये फॉलो कर सकता है। लेकिन बच्चों में ये सारी चीजें नहीं होती है। अर्ली अगर हम इस चीजों को करेक्ट करेंगे तो उनके केस में प्रिवेंशन की तरह वो वर्क करेगा, और उनका बाइट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे फ्यूचर में उनको। पहले तो मैं कहूंगी कि एक एक्सरे हम निकालेंगे और देखेंगे कि दांत और गम के लेवल, हड्डी का लेवल क्या है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि गैप्स अगर पहले नहीं थे तो बाद में क्यों आए, क्या कोई हैबिट के रिलेटेड है या कोई हार्मोनल रिलेशन है उसका। तो पहले रूट कॉज को फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। एक बार हमने वो फाइनल कर लिया तो गम की कंडीशन किस तरीके की है, जैसे कि गम स्पेशलिस्ट जो है वो देख सकते हैं कि आपकी गम और हड्डी का कंडीशन अगर अच्छा है तो कोई भी उम्र तक हम आजकल अलाइनर करते हैं। मेरी जो ओल्डेस्ट पेशेंट अभी मैं अलाइनर की थेरेपी कर रही हूँ वो 55 ईयर्स की है, लेकिन उनमें कोई भी गम इश्यू नहीं है, कोई भी हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सक्सेसफुली उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अगर हड्डी में प्रॉब्लम है तो हम अलाइनर सजेस्ट नहीं करते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो अलाइनर कर सकते हैं, जैसे 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है गैप्स को बंद करने के लिए। लेकिन पेशेंट अगर यहाँ नहीं रहता है या कहता है हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हमारे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, 15 दिन है, तो कॉस्मेटिक थेरेपी से भी हम ये गैप्स बंद कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पोजिट मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल दांत को कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इनफैक्ट जो दांत छोटे हैं उसी पे हमें ऐड करना है। तो बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। और दूसरी चीज है जो हम लगा सकते हैं, वीनियर्स। जैसे कि आपका वुड है और उसके ऊपर हम वीनियर चढ़ाते हैं उसका अपीयरेंस ठीक करने के लिए, उसी तरह से कह सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं, वैसा एक शेल आता है जो आगे से दांतों को कवर करता है, बिल्कुल सिरेमिक का, हाईली पॉलिश्ड, हाईली ग्लॉस्ड। तो ये हमारा लैब बनाता है, कस्टम मेड होता है। हर पेशेंट को कोई भी वीनियर फिट नहीं हो सकता। आपके दांत का मेजरमेंट स्कैन से लेकर उसे बनाया जाता है स्पेशली, और फिर स्पेशल प्रोसीजर से उसे लगाया जाता है। सो ये सारे प्रोसीजर से आपके गैप्स आराम से बंद कर सकते हैं और इनमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। रूट कॉज को बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। डॉक्टर ने भी और पेशेंट ने भी बिल्कुल सही हिस्ट्री दी है। तो कोई रीजन नहीं है कि ये वापस खुल जाए। अगर आपने अलाइनर किया है उसके बाद रिटेनर, जैसे आपने सुना होगा बच्चों में वो पहनते नहीं है, अगर वैसे ही अडल्ट्स ने नहीं पहना तो फिर वापस से गैप्स खुलने के चांसेस है, क्योंकि दांतों को एक मेमोरी होती है। दांत हमेशा चाहेंगे कि वो जिस पोजीशन पे थे वो उस पोजीशन पे वापस चले जाए। और हड्डी फॉर्मेशन के लिए जैसे आपको पता है, अगर फ्रैक्चर होता है तो 6 हफ्ते से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए इन दिनों में उस दांत को राइट पोजीशन पे पकड़ कर रखना, ताकि उसमें बोन मेच्योर हो सके और सही जगह फॉर्म हो सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो इस दौरान अगर आपने रिटेनर ठीक से नहीं पहना, जैसे आपके डॉक्टर ने बोला है आपको पहनने के लिए, तो दांत अपनी वापस पोजीशन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ठीक से किया
तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत है, क्योंकि आपके मुंह में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, जो आपके दांत है उसी को सही पोजीशन पे मूव किया है। दूसरी बात, जब अगर मैं वीनियर या कॉम्पोजिट्स की बात करूं, वो कुछ आर्टिफिशियल है एट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जो ऊपर वाले ने आपको दिया है वैसा 100% तो वो नहीं हो सकता है। वो 99% सक्सेसफुल है, लेकिन जो 1% है उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है। जैसे आपके माउथ को आप बंद नहीं करके रख सकते हो, आप तो डे वन से खाओगे कुछ ना कुछ, राइट? तो कॉम्पोजिट फिलिंग जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 7 साल है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो टूट जाता है, हो सकता है थोड़ा डल हो जाए, चिप हो जाए, उसको इजीली चेयर साइड रिपेयर कर सकते हैं, वापस से हम कुछ नया बना सकते हैं। पर उसका एडवांटेज ये है क्योंकि आपके दांत को पहले से कुछ भी माइनस नहीं किया था, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। जैसे क्राउन्स अगर देते हैं, दांतों पर कैप देते, तो उसमें दांत छोटा करना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। तो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। वीनियर में भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ 10 साल के ऊपर है। 10 साल 12 साल अच्छे फॉलोअप्स देखे हैं मैंने, बट पेशेंट ने भी मेंटेन करना चाहिए उनकी ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, उनकी हैबिट्स, ओरल हाइजीन, ये सब कुछ जरूरी है। और कुछ भी कड़क और स्टिकी कंसिस्टेंसी जैसे कि चिक्की, तिल गुड़, कुछ भी बॉटल ओपन करना अपने आगे के दांतों से, ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। थोड़ा हम अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो पेशेंट्स काफी खुश रहते हैं। 12 साल भी मैंने अच्छे फॉलोअप्स देखे हैं पेशेंट्स के माउथ में।